नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा दावा है कि इस चुनाव में 400 सीटें जीतेगा एनडीए। दूसरा सबसे बड़ा दावा है अकेले अपने दम पर 370 सीटें जीतेगा। अब प्रधानमंत्री मोदी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं? 10 साल में मोदी ने 12 करोड़ शौचालय बनवा दिए, करीब 13 करोड़ लोगों को उनके घरों को नल से जोड़ दिया, 17 करोड़ लोगों तक एलपीजी गैस का कनेक्शन पहुंचा दिया। मोदी ने 14 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम सीधे उनके खाते में ट्रांसफर करके दे दी। 49 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खोल दिए। लोगों की औसत आमदनी में 50% का इजाफा कर दिया। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी के इन 10 साल में हुआ। नरेंद्र मोदी अब तक, आज की तारीख तक, सिर्फ काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं। मोदी के विरोधी कह रहे हैं सबूत क्या है, मोदी के दावों की हकीकत क्या है। तो एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आज हम आपको बताते हैं कि इन दावों की सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। पहली बार चुनाव से ठीक पहले एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, एक एक सीट, एक एक टोले, एक एक मोहल्ले की बेहद साइंटिफिक स्टडी हुई है। सैटेलाइट के जरिए ऐसी मैपिंग की गई है जिससे यह पता चला है कि कहां काम हुआ, कहां काम नहीं हुआ। 24 में काम के दम पर मोदी को कितना वोट मिल सकता है, कहां मोदी के वोट कम हो सकते हैं, सैटेलाइट इमेज से सारा डेटा निकल करके आ गया। नेता झूठ बोल सकते हैं, सैटेलाइट की तस्वीर झूठ नहीं बोल सकती। जब चुनाव में गिनकर 95 दिन बाकी हैं, तब आपको हम सैटेलाइट के जरिए दिखाते हैं नरेंद्र मोदी की लहर ग्राउंड पर चल रही है या नहीं। 2024 में क्या होगा? मोदी आएंगे या कोई और आएगा? यह सैटेलाइट से पता चलेगा। आखिर क्या है इस सैटेलाइट का राज? मोदी सरकार के पास कौन सी सैटेलाइट इमेज आ गई है? उस इमेज में ऐसा क्या दिख रहा है जो विरोधियों पर बहुत भारी पड़ने वाला है? विरोधी गुट मोदी को हराने के लिए ब्रेन मैपिंग कर रहा है। अभी भी सीटें ही जोड़ रहा है, खूब दिमाग खपा रहा है। जबकि इधर 543 सीटों की साइंटिफिक मैपिंग चुनाव से पहले ही कर ली गई है। सैटेलाइट वाली ऐसी कौन सी इमेज मिल गई है? इस सैटेलाइट इमेज में 370 सीट भी हैं, 400 पार का फिगर भी है। यह सैटेलाइट इमेज मोदी विरोधियों की फिक्र बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। आजकल पूरे देश में एक चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है, पार्लियामेंट में भी चलती है, गली मोहल्ले में भी चल रही है। मोदी की गारंटी। बच्चा बच्चा कह रहा है मोदी ने जो कह दिया वो करके दिखाता है, क्योंकि मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी वहां से शुरू होती है जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है। नरेंद्र मोदी इन दिनों जहां जा रहे हैं, जिनके बीच जा रहे हैं, हर जगह एक बात जरूर कह रहे हैं, 400 सीटों की गारंटी। कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत है। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। सवाल है, क्या सच में मोदी की गारंटी मैटर करती है? क्या मोदी ने जो जो कहा वो सब डिलीवर किया, अपना वादा निभाया? क्या सच में मोदी ने 10 साल में हिंदुस्तान की 543 लोकसभा सीटों पर अपने काम की छाप छोड़ दी? क्या मोदी ने वाकई जमीन पर इतना काम कर दिया कि 24 में उन्हें आने से कोई नहीं रोक सकता? या फिर ये सारे दावे हवा हवाई हैं? आपने मोदी विरोधियों की टाइमलाइन पर देखा होगा, कुछ नेता
मोदी के 10 साल को कभी अन्याय काल बताते हैं तो कभी 10 साल जुमला काल वाला एजेंडा चलाते हैं। मगर अब ऐसे सभी मोदी विरोधियों के लिए एक शॉकिंग रिपोर्ट आ गई है। यह रिपोर्ट एक एक सीट की हकीकत दिखाती है, कागजों पर नहीं, नेताओं के भाषण में नहीं, सीधे सैटेलाइट के जरिए देख सकते हैं किस सीट पर मोदी ने काम किया, कहां नहीं किया, कहां कम काम हुआ, सोनिया गांधी वाली सरकार से कम हुआ या ज्यादा हुआ। मतलब सैटेलाइट की तस्वीरों से बनाई गई रिपोर्ट यह इशारा कर रही है कौन सी सीट मोदी जीत रहे हैं और कौन सी सीट मोदी हार रहे हैं। 543 लोकसभा सीटों पर मोदी को 370, एनडीए को 400 प्लस तक ले जाने वाली इस रिपोर्ट में यूपीए 2 बनाम एनडीए की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया गया है। 2047 तक देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा। और इस रिपोर्ट कार्ड के नंबर्स 24 में मोदी को बम्पर बहुमत दिलाने वाले हैं, इंडी अलायंस को बुरी तरह हराने वाले हैं। सबसे पहले आपको जल्दी से इस रिपोर्ट का सार समझा देते हैं। यह रिपोर्ट तैयार की है EAC-PM यानी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर की टीम ने, जिसमें एक नाम है डॉक्टर मुदित कपूर का और दूसरा नाम है डॉक्टर शमिका रवि का। कोरोना काल में डॉक्टर शमिका रवि को मिनट टू मिनट की अपडेट देने के लिए देश की सबसे भरोसेमंद कैलकुलेटर का टैग मिला। When I was asked about Prime Minister Modi's last 20 years, I started to look at the research that we have done. और अब इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर एक ऐसा कैलकुलेशन निकाला है जो 24 का पूरा गेम चेंज कर देगा। What a great challenge it is to balance economic growth. ये कैलकुलेशन है डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देश की 543 लोकसभा सीटों पर मोदी सरकार और यूपीए सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के बीच तुलनात्मक स्टडी का। और इसके लिए 2010 यानी यूपीए 2 के वक्त का और 2015 से 2020 यानी मोदी की एनडीए के वक्त का डेटा कैलकुलेट किया गया है। नोट करने वाली बात यह है कि इस कैलकुलेशन के लिए हाई रेजोल्यूशन डे टाइम सैटेलाइट इमेजरी डेटा यानी उजाले के समय की सैटेलाइट इमेजेस का डेटा इस्तेमाल हुआ है। 2010 से 2015 के बीच और 2015 से 2020 के बीच सालाना ग्रोथ रेट को कैलकुलेट करने के लिए सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में बिल्ट अप सरफेस डेटा यानी जमीन पर कितना काम हुआ इसका अध्ययन किया गया। आप ये जो नक्शा देख रहे हैं इसमें बाईं तरफ यूपीए 2 का डेटा है और दाईं तरफ मोदी सरकार का डेटा है। दोनों ही नक्शों में लाल रंग का दायरा नोट कीजिए। यूपीए 2 के टाइम में लाल रंग का फैलाव काफी कम है, जबकि मोदी सरकार के टाइम में नक्शे पर लाल रंग का फैलाव काफी ज्यादा है। आप सोचेंगे कि यह लाल रंग और तुलनात्मक अध्ययन के लिए दिन की सैटेलाइट इमेजेस का ही इस्तेमाल क्यों हुआ? यह समझने के लिए आप ये तस्वीर देखिए। आमतौर पर जब रात के वक्त सैटेलाइट से ली गई भारत की तस्वीर आती है तो वो ऐसी दिखाई देती है, जिसमें सिर्फ चमचमाती हुई रोशनी नजर आती है। इससे सिर्फ ये पता चलता है कि जगह जगह रोशनी फैली हुई है। ये पता नहीं चलता कि कहां कितनी हलचल हो रही है। जबकि अलग अलग रिसर्च से पता चला है कि दिन के वक्त ली गई सैटेलाइट इमेजेस के विश्लेषण करके यह पता लगाया जा सकता है कि कहां कितनी हलचल हो रही है। बाजार, छोटे शहरों और कस्बों में कितनी तेज रफ्तार से आर्थिक गतिविधि हो रही है। इसीलिए जमीन पर यूपीए 2 और एनडीए सरकार के काम की मैपिंग करने के लिए दिन के वक्त की सैटेलाइट तस्वीर का इस्तेमाल हुआ है। अब आप सोचेंगे कि सालाना ग्रोथ रेट के कैलकुलेशन और मोदी की एनडीए सरकार से कंपैरिजन के लिए यूपीए 2 के एरा को ही क्यों चुना गया? इसका जवाब भी कुछ नंबर्स में है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब यूपीए की सरकार बनी तो उसके पास कुल 218 सीटें थीं। उस वक्त चुनाव में कांग्रेस ने सिर्फ 145 सीटें जीती थीं। इसके बाद 2009 के चुनाव में यूपीए 262 सीटों पर पहुंच गई और कांग्रेस को सबसे ज्यादा 206 सीटें मिली। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 दोनों ही बार पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर आए। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।
In the name of God, that I will bear इसीलिए ईएसी पीएम ने एनालिसिस के लिए यूपीए 2 के एरा को चुना, India जब कांग्रेस ने मैक्सिमम सीटें जीती थी। and conscientiously इस रिपोर्ट में 2010 से 2015 तक 543 लोकसभा सीटों में विकास दर का डिस्ट्रीब्यूशन यूपीए 2 के दौरान आर्थिक गतिविधियों की परफॉर्मेंस को बताता है, जबकि 2015 से 2020 का पीरियड मोदी सरकार की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का डेटा दिखाता है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे। और अब हम आपको एक एक करके जितने भी डेटा दिखाने वाले हैं, जितनी भी सैटेलाइट इमेजेस दिखाने वाले हैं, उससे एक चीज शीशे की तरह साफ होती दिख रही है, और वो ये कि अपनी परफॉर्मेंस की बदौलत 2024 में मोदी तीसरी बार आ रहे हैं। कैसे? चलिए डेटा और सैटेलाइट तस्वीरों को डिकोड करते हैं। हाई रेजोल्यूशन डे टाइम सैटेलाइट इमेजरी डेटा के आधार पर 543 लोकसभा सीटों का एनालिसिस करने पर यह पता चला है कि 2010 से 2015 के बीच यूपीए 2 के वक्त सालाना औसत ग्रोथ रेट 2.8% हुआ करता था, जबकि 2015 से 2020 के बीच मोदी सरकार में यह ग्रोथ रेट 3.3% होता था। 2010 से 2015 के बीच यूपीए 2 के वक्त सालाना मैक्सिमम ग्रोथ रेट 9.1% पर पहुंचा, जबकि 2015 से 2020 के बीच एनडीए सरकार के समय मैक्सिमम ग्रोथ 19.2% पर पहुंची। और इसे आप इस नक्शे से समझिए। नारंगी रंग में एनडीए के वक्त का ग्राफ है। आप देख सकते हैं यह बिल्कुल कंसिस्टेंट बना रहा, 10% के ऊपर तक गया, जबकि दूसरी ओर हल्के नीले रंग का जो ग्राफ है वो यूपीए 2 के वक्त का है, जो इस पीरियड में कभी 8% के आगे बढ़ ही नहीं सका। व्हाइट पेपर में जो आज लाया हूं ना, वो मैं 2014 में ला सकता था। अर्थव्यवस्था हर प्रकार से बहुत गंभीर स्थिति में थी। घोटाले और पॉलिसी पैरालिसिस को लेकर पहले ही दुनिया भर के निवेशकों में घोर निराशा व्यापी थी। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए। 2015 से 2020 के पीरियड में मोदी ने फुल स्पीड में काम किया और इसका असर ऑल ओवर इंडिया दिखा। 2014 में मोदी के सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी 7 राज्यों में सत्ता संभाल रही थी, मगर 5 सालों की मेहनत का असर देखिए। मार्च 2018 आते आते बीजेपी तेजी से बढ़ते हुए 21 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हो गई, यानी 4 साल में तिगुना विस्तार कर लिया। 2015 में बीजेपी देश के 60% क्षेत्रफल और 41% आबादी को रूल कर रही थी। 2016 में यह आंकड़ा बढ़ गया, देश के 63% क्षेत्रफल और 43% आबादी पर बीजेपी शासन करने लगी। 2017 में और इजाफा हुआ, देश के 78% क्षेत्रफल और 69% आबादी पर बीजेपी रूल करने लगी। 17 के बाद इसमें गिरावट जरूर हुई, बीजेपी कुछ राज्य हारी भी, मगर बाकी सारी पार्टियों से आगे ही रही, और इसकी वजह मोदी सरकार की नॉन स्टॉप एक्टिविटी रही। अब इस नक्शे से 543 लोकसभा सीटों पर यूपीए 2 के काम करने की सुस्त रफ्तार और मोदी सरकार के काम करने की सुपरफास्ट स्पीड को समझिए। बाईं तरफ 2010 से 2015 यानी यूपीए 2 का डेटा है, दाईं तरफ 2015 से 2020 के बीच मोदी सरकार का डेटा है। दोनों ही नक्शों में लाल रंग पर फोकस कीजिए। 2010 से 2015 के बीच की डे टाइम सैटेलाइट इमेज से पता चल रहा है कि यूपीए 2 के वक्त यूपी में दिन के वक्त सालाना कितनी कम आर्थिक गतिविधि हुआ करती थी। एनुअल ग्रोथ रेट औसतन 4% के आसपास रहता था, जबकि 2015 से 2020 के बीच मोदी सरकार के वक्त यह गतिविधि कहीं ज्यादा दिखी, 5% से कहीं ज्यादा रही। इसी तरह राजस्थान का डेटा देखिए। यूपीए 2 के वक्त राजस्थान में यह आर्थिक गतिविधि 3% से 4% के बीच रही, जबकि एनडीए सरकार में सालाना ग्रोथ रेट की गतिविधि 5% से ज्यादा थी। अब नक्शे के बीच की ओर आइए। दक्षिण भारत का डेटा देखिए। यूपीए 2 के वक्त 2010 से 2015 के बीच सालाना ग्रोथ रेट की एक्टिविटी 3 से 4% के बीच रही, जबकि 2015 से 2020 के बीच यह एक्टिविटी 5% से ऊपर रही। करीब करीब यही सिचुएशन हर जगह दिखी।
मोदी के विरोधी कहते हैं कि बीजेपी 24 में 300 पार नहीं जाएगी, साउथ में कमल नहीं खिला पाएगी। मोदी कहते हैं हम नॉर्थ में भी आएंगे, साउथ में भी आएंगे, और इस बात की पुष्टि सैटेलाइट इमेजेस से डिकोड किए गए डेटा से हो रही है। तभी तो मोदी कह रहे हैं अब की बार बीजेपी 370 और एनडीए 400 क्रॉस कर रही है। आज देश का एकमात्र दल है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के प्रति इतना आग्रही भी है और इतना समर्पित भी है। मुझे दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों से जो स्नेह मिला, आशीर्वाद मिले, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता, और पॉलिटिकल पंडितों के पैरामीटर में कभी आ भी नहीं सकता है जी। जब मैं सड़कों से गुजर रहा था, लोग अपने वचन से, अपने भावों से मुझ पर अपना आशीर्वाद बरसा रहे थे। आपने एक और चीज नोट की होगी, 24 के चुनाव के लिए बीजेपी काम पर फोकस कर रही है। प्रचार में किसी भी तरह से हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा, नेगेटिव बातें नहीं बोली जा रही। फिलहाल बीजेपी को ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि माहौल उनके फेवर में पॉजिटिव ही है और डेटा से भी ये चीज स्टैब्लिश हो रही है। मसलन यूपीए 2 और एनडीए के बीच तुलना करने पर सैटेलाइट इमेजरी का एक डेटा यह भी बता रहा है कि मोदी सरकार में उन लोकसभा सीटों पर सालाना ग्रोथ रेट ज्यादा रहा जो लेस डेवलप्ड थी। यूपीए 2 के वक्त ऐसी सीटों पर सालाना ग्रोथ रेट 2.9% की दर से बढ़ा, जबकि एनडीए के वक्त यह दर 3.5% रही। इन आंकड़ों ने यह तो क्लियर कर दिया आर्थिक गतिविधि में रफ्तार के पैमाने पर मोदी बहुत आगे हैं, राहुल की पार्टी बहुत पीछे है। मगर अब आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिससे मोदी का मार्जिन और भी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। 2015 से 2020 के बीच के 5 साल जब मोदी ने देश को लीड किया तो 543 लोकसभा सीटों पर सालाना ग्रोथ रेट के लिहाज से किस पार्टी ने कैसा परफॉर्म किया। इस विश्लेषण से यह पता चला है कि इस पीरियड में जहां जहां बीजेपी की सरकार रही, वहां बीजेपी की सरकार का औसत ग्रोथ रेट 3.9% था, जो मैक्सिमम 19.2% तक गया। जबकि इसी पीरियड में जहां कांग्रेस की सरकारें रहीं, वहां सालाना औसत ग्रोथ रेट 2.8% था और वो मैक्सिमम 12.1% तक पहुंचा। जबकि अन्य पार्टियों के केस में औसत ग्रोथ रेट 2.6% था, जो मैक्सिमम 18.4% तक पहुंचा। और ये आप इस नक्शे से अच्छी तरह समझ सकते हैं। बीजेपी की सरकारें लगातार आगे बढ़ती रहीं, कांग्रेस और अन्य की सरकारें धीमे धीमे चलती रहीं। भाजपा जरूरी है, इसके लिए भाजपा सरकार जरूरी है। आज देश की जनता कह रही है भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई होती रहे, इसलिए महंगाई पर लगाम लगी रहे, इसलिए देश के दुश्मनों में डर बना रहे, इसलिए निवेश और नौकरी के अवसर बढ़ते रहे, इसलिए भारत तीसरी बड़ी सबसे आर्थिक ताकत बने, इसके लिए भारत में तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो, इसलिए आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल हो, इसलिए करोड़ों भारतीयों को मुफ्त राशन मिलता रहे, इसलिए किसानों को सम्मान निधि मिलती रहे, 100% लाभार्थी तक तेजी से लाभ पहुंचे, इसलिए। मोदी जब 4 जाति यानी गरीब, किसान, महिला और युवाओं की बातें करते हैं तो वो यूं ही नहीं करते। इसके पीछे मोदी का अपना वोट वाला कैलकुलेशन भी है और डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उन सीटों पर किया गया काम भी है जो बड़े आराम से एनडीए को 24 में 400 के पार पहुंचा सकता है। अब इस डेटा को डिकोड करते हैं। इसके लिए 3 एरा का विश्लेषण किया गया है, यानी 2005 से 2010 का यूपीए 1, 2010 से 2015 का यूपीए 2 और 2015 से 2020 की मोदी सरकार। अब इस इमेज को गौर से देखिए। मोदी सरकार के 5 साल में डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट लेवल औसतन 3.5% रहा। नारंगी रंग का फैलाव दिखा रहा है कि एनडीए सरकार में ग्राफ नीचे नहीं गया, ऊपर ही बढ़ता रहा, जो यूपीए 2 और यूपीए 1 से कहीं ज्यादा रहा।
यूपीए 2 में यह ग्रोथ रेट सालाना 2.9% और यूपीए 1 में सालाना 2.6% रहा। तीनों ग्राफ की तुलना करने पर साफ पता चलता है कि मोदी सरकार आगे बढ़ती रही, कांग्रेस की सरकारें एक जगह आकर थम गईं। कांग्रेस के समर्थक आज भी कहते हैं कि यूपीए 1 में सब ठीक ठाक रहा, यूपीए 2 को तो भ्रष्टाचार ने निगल ली और सैटेलाइट इमेजरी से यूपीए 2 का जो डेटा एनालिसिस किया गया है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि यूपीए 2 में काम नहीं हुआ, सुस्ती छाई रही। यूपीए की सरकार के खिलाफ मोदी सरकार जो व्हाइट पेपर लेकर आई उसमें भी यही बताया गया कि यूपीए के काल में देश से असली डेटा छुपाया गया, फेक डेटा दिखाया गया, देश को बरगलाया गया। जबकि 2015 से 2020 के बीच मोदी सरकार ने 543 लोकसभा सीटों पर काम की स्पीड भी बढ़ाई, स्केल भी बढ़ाया, तभी जाकर देश ने मोदी के उस 5 साल के पीरियड में हाई ग्रोथ रेट वाला रिजल्ट पाया और अब उसी रिजल्ट की बदौलत मोदी 24 के रिजल्ट को लेकर अश्योर दिख रहे हैं। बीजेपी के लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार का नारा बार बार बुलंद कर रहे हैं। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। 24 फरवरी को 2024 का चुनाव कैसे बदलते बदलते नहीं बदल सकता, यह आपको हम बताते हैं। उत्तर प्रदेश में 48 लाख यूथ वोटर हैरान थे, परेशान थे। करीब करीब 6 महीने की उनकी मेहनत खराब हो गई, वजह पेपर लीक। लेकिन जैसे योगी सरकार के पास सबूत आए, योगी एक्शन में आ गए। योगी को 2 फैसले करने थे। पहला, कमेटी बनाकर जांच करते रहते, मामला चलता रहता और छात्र हंगामा करते रहते। दूसरा, नकल माफिया पर तुरंत एक्शन। और कल शाम 6 बजे सरकार के पास जैसे ही सबूत आ गए, उसके 24 घंटे से भी कम वक्त में आज परीक्षा रद्द करके और फिर परीक्षा की अगली तारीख योगी ने दे दी। आज योगी आदित्यनाथ अपनी परीक्षा में पास हो गए। नकल माफिया को नकेल कसने की तैयारी हो चुकी है। अब यूपी में पेपर लीक नहीं होगा, अब नकल माफिया नहीं बचेंगे। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। एक साथ लाखों छात्र आखिर क्यों डफली और ताली बजा रहे हैं? लखनऊ में अचानक लोग जश्न क्यों मनाने लगे? आखिर ये युवा क्यों कह रहे हैं कि हम जीत गए? सब लोगों के साथ हम जीत गए। यूपी के सीएम योगी का एक ट्वीट पर 48 लाख युवाओं के चेहरे खिल गए। योगी ने एक ट्वीट कर बता दिया कि 48 लाख युवाओं के करियर से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा रद्द करने और फिर अगले 6 महीने में दोबारा कराने का ऐलान योगी सरकार ने जैसे ही किया, लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद लाखों अभ्यर्थियों ने सीएम योगी के फैसले का ताली बजाकर स्वागत किया। हम सब फैकल्टीज हैं और हम लोग 8 मिलियन का भी लगभग चैनल है हमारा और सारे विद्यार्थियों को, लगभग लाखों विद्यार्थियों को हम पढ़ाते हैं। सर, ये जो आज आप खुशी देख रहे हैं, ये छात्रों की जीत है और हमें सरकार पे पूर्ण विश्वास था, क्योंकि भारत के लोकतंत्र पे हमें विश्वास है कि अगर अच्छे ढंग से कानून को मद्देनजर रख के संवैधानिक रूप से अगर सरकार तक सही साक्ष्य के साथ अगर बात पहुंचाई जाए तो निर्णय हमेशा सकारात्मक होता है, जो हमारे सामने है। आप लोगों ने भी कहा था कि हम लोगों ने जो बातें रखी है, पूरा विश्वास है कि ये परीक्षा कैंसिल होगी और परीक्षा कैंसिल हो गई। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और ऐसी उम्मीद लगाई भी जा रही थी, क्योंकि मैं हमेशा यही कह रहे थे कि हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को, जिसको हमने चुना है, उससे बहुत उम्मीदें लगाए बैठे और वो हमेशा से एक सही निर्णय के लिए जाने गए हैं। तो इसमें भी सही निर्णय हुआ। लेकिन अभी सर बस इतना और चाहेंगे कि किसने ये लीक किया था, कहां से शुरू हुआ था, एक बार उस पर भी नकेल कसने की जरूरत है और उन पे ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी। बात भी सरकार की तरफ से कही गई है, एसटीएफ को जांच पे लगाया गया है और कहा गया है कि कई गिरफ्तारियां हुई हैं। आखिर यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को रद्द करने पर छात्र क्यों अड़े थे? तो इसका जवाब है पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की पेपर का लीक होना।
अब सवाल यह है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक कैसे हुआ? क्या सभी पालियों की पेपर लीक हुई थी? क्या पेपर गोंडा, प्रयागराज, मऊ या फिर फिरोजाबाद में लीक हुआ था, या फिर यूपी के सभी 75 जिलों में पेपर लीक हुआ था जिसके कारण परीक्षा रद्द करनी पड़ी? क्या पेपर टेलीग्राम पर पहले लीक हुआ या फिर व्हाट्सएप पर? इन सभी सवालों का जवाब आपको हम इस रिपोर्ट में देंगे। 60,244 पदों के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 17 और 18 फरवरी को हुई थी। इसके लिए उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 48 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दी थी। इनमें 16 लाख महिला अभ्यर्थी थे। इस परीक्षा में यूपी के अलावा बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा समेत कई राज्यों के अभ्यर्थी बैठे थे। छात्र 17 और 18 फरवरी को 4 पालियों में हुई परीक्षा का पेपर लीक होने का आरोप लगा रहे हैं। जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाता है तो वो पेपर की एक सील होती है, यानी एक एनवलप होता है, उस पर सील लगी होती है। तो उस सील को हटाना निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, तो उस सील को वो हटा देते हैं और वहां से पेपर को आउट करके, और सब ज्यादातर मैंने देखा कि पेपर की फोटो नहीं खींचते, क्योंकि अगर पेपर की फोटो खींचेंगे तो एक फुल प्रूफ हो जाता है। वो तो प्रूफ हो गया कि एज इट इज हूबहू सीक्वेंस में अपने सवालों को तैयार कर लिया। इसलिए होता क्या है कि वो उनको हाथ से लिख लेते हैं उन क्वेश्चंस को, जैसा इस बार यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में हुआ है कि क्वेश्चंस को हाथ से लिखा गया है बाकायदा, तो वो उन क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। और लिख लेने के बाद वो करते क्या है कि टीचर्स वो करते क्या है कि जो भी जिन्होंने पेपर आउट किया है वो कैंडिडेट्स को इकट्ठा करते हैं और वो उन पेपर को पढ़वाने की कोशिश करते हैं। एक रात पहले या कुछ 2-4 घंटे का समय होता है, उनसे पेपर्स को पढ़वाते हैं। 17 फरवरी को दूसरी पाली की परीक्षा का पेपर लीक होने का दावा किया गया। दावे के मुताबिक दोपहर 1:32 पर 38 सवाल उत्तर के साथ लीक हुए थे, जिसमें से 19 के सही जवाब थे। हालांकि सोशल मीडिया पर पेपर लीक की कोई तस्वीर तब तक सामने नहीं आई थी। 18 फरवरी को सुबह 10:29 पर यह पेपर व्हाट्सएप पर भी छात्र और कोचिंग सेंटर चला रहे टीचरों के मोबाइल फोन पर पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि ये 17 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का लीक हुआ पेपर। लेकिन 18 फरवरी को सुबह 8:57 पर सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की एक नया पेपर उत्तर के साथ सर्कुलेट होने लगा। यूपी के सभी 75 जिलों में टेलीग्राम के जरिए छात्रों तक ये पेपर पहुंच गया। लेकिन 18 फरवरी को पहले शिफ्ट में हुए एग्जाम से ये पेपर मैच नहीं हुआ। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड ने ट्वीट कर पेपर को फर्जी बताया और इसे ठगी के लिए बनाया गया पेपर करार दिया, और इसी ट्वीट को यूपी पुलिस ने रीट्वीट किया। लेकिन टेलीग्राम पर जो पेपर वायरल हुआ था उसके सभी सवाल 18 फरवरी को दूसरी पाली में हुए पेपर से मैच हो गए। 150 के 150 वही सवाल थे जो वायरल पेपर में मौजूद थे और सभी बाकायदा उत्तर के साथ मौजूद थे। सर देखिए, आप जैसा आप देख पा रहे होंगे कैमरे के ऊपर, ये 18 फरवरी की ये तारीख को शो कर रहा है, जहां टाइमिंग दिखा रहा है 10:22 सुबह के। पेपर कितने बजे स्टार्ट हो गया पेपर ये वाला जो पेपर है, मैं आपको बताऊं, एक पेपर इनका 10 से 12 में चलना था, एक पेपर 3 से 5 में चलना था। तो ये 10:22 पर जब मेरे पास आया तो उसमें ऐसा लिखा था कि ये शिफ्ट 1 का है, मतलब जो 10 से 12 चल रही होगी, जो उस समय पेपर चल रहा था उसका है। तो मैंने इसमें ये लिखा कि एग्जाम चल रहा है उसका है, जो एग्जाम देकर आएंगे उनसे कंफर्म करना होगा, अभी कुछ नहीं कह सकते, है ना। फिर मैं वेट करता रहा कि बच्चे पेपर देकर आए, तो पेपर हो गया। तो मैंने यहाँ पे 12:41 पे डाला ये पेपर गलत है, मतलब पेपर आउट नहीं हुआ है, तो पढ़ाई पे फोकस करो, ये मैंने साफ साफ लिखा है। उसके बावजूद भी कुछ बच्चे लिख रहे थे कि अफवाह है, तो मैंने बाकायदा यूपी जो साइट पे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट पे आया था ट्वीट, मैंने वो डाला। मैंने कहा अफवाह मत फैलाओ, यूपी पुलिस जो है अलर्ट पे है, तो हमें कोई भी ऐसी अफवाह नहीं फैलानी है। उसके बावजूद बच्चे जब सेकंड शिफ्ट का पेपर देकर आए तो मैंने यहाँ पे लिखा, तो बच्चों ने कहा सर ये तो सेम आ गया जो आपने सुबह डाला था। तो मैंने यहाँ पे लिखा, सुनने में आया कि ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है, एक बार मैं वेरीफाई करता हूं। अब देखिए 6:11 पे पीएम पे आपका मैसेज है, यानी कि पेपर जो 2 बजे शुरू हुआ वो पेपर जो सुबह आपको पास आया था वही पेपर सेम आ गया। अब सर उसी टाइम से मेरे पास ना लगातार पर्सनल मैसेज आने लगे, सर अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है बाकायदा कि लीक हुआ है और हम सब आपके साथ हैं, ना, तो आप बैठेंगे नहीं, कोई उदास मत होना। कोई बच्चे 6:50 पे आपने स्टूडेंट को मैसेज दे दिया कि पलटन लीक हुआ है एंड वी आर विद यू, जो करना होगा जैसा करना होगा सब करेंगे, अब बैठेंगे नहीं, प्रोटेस्ट करेंगे एक उचित माध्यम के जरिए।
150 में से कितने क्वेश्चन लगभग सेम आ गए? सर जो मुझे पता चला पेपर बिल्कुल सेम था, लेकिन इसमें 147 क्वेश्चन के आंसर हैं, तो 147 क्वेश्चन, पेपर पूरा सेम है, 3 के आंसर्स नहीं लगाए हैं, बस इतना किया। 150 के 150 क्वेश्चन सेम है। हाँ, और सर 2 राइटिंग का यूज किया गया, कोई फोटो नहीं है पेपर का कि जल्दी से खींचो किसी ने आउट कर दिया। ये बाकायदा प्रॉपर पेपर लिया गया है, उसके क्वेश्चन को लिखा गया है, फिर उसके आंसर को निकाल के लिखा गया है, 2 पेन का यूज किया गया है, तो मतलब एक पर्टिकुलर प्रॉपर टाइम का यूज हुआ है इसमें। पेन भी रेड, यानी कि आंसर है वो रेड से आएगा, अलग से दिखाई दे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये बस जल्दी जल्दी में हुआ, बहुत की उसी टाइम पे हुआ, ये बहुत टाइम लेकर हुआ है। 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में हुए यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की ये वही लीक पेपर है। इसमें हर सवाल का जवाब दिखाई दे रहा है। सवाल ब्लैक पेन से तो जवाब रेड पेन से लिखे हुए। पेपर एकदम क्लीन है, कहीं भी कोई कट नहीं, किसी भी लाइन पर दोबारा पेन नहीं चलाया गया है, जो बता रहा है कि इस पेपर को पूरे समय के साथ बनाया गया है। पेपर लीक हुआ है, इसका खुलासा कैसे हुआ ये भी जान लीजिए। 18 फरवरी को लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक 18 फरवरी को सेकंड शिफ्ट की परीक्षा के दौरान एक परीक्षार्थी पर्ची से नकल करते पकड़ा गया था। उसकी तलाशी लेने पर एग्जाम के कई सवालों के जवाबों की पर्चियां मिली। पूछताछ के बाद आरोपी कैंडिडेट अमन कुमार ने बताया कि उसको दूसरी पाली का पेपर दोपहर 12:56 पर ही मिल गया था। पुलिस ने जब अमन कुमार का मोबाइल चेक किया तो उसके व्हाट्सएप पर दोपहर में आया एग्जाम का पेपर मिल गया। 2 दिनों तक चले इस परीक्षा में दूसरों की जगह पर परीक्षा हॉल में बैठकर एग्जाम दे रहे करीब 244 मुन्ना भाइयों को पुलिस ने पकड़ा ताकि धांधली को रोका जा सके। इसमें से कई बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन पुलिस और बोर्ड पेपर लीक को नहीं रोक सकी। 18 फरवरी को पेपर देने के बाद से ही छात्र पेपर रद्द करने की मांग कर रहे थे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड परीक्षार्थियों से पेपर लीक होने की सबूत मांगे थे। इसके बाद भर्ती बोर्ड को शुक्रवार शाम 6 बजे तक पेपर लीक के 1500 सबूत मिले थे, जिसके बाद योगी सरकार ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया। सचिवालय से जब सीएम योगी का यह आदेश 7 किलोमीटर दूर इको गार्डन में बैठे लाखों छात्रों तक पहुंचा, तो वो भी कहने लगे कि योगी हैं तो सब मुमकिन है। मैं लखनऊ से आया हूँ। योगी आदित्यनाथ जी के फैसले से हमें बहुत खुशी हो रही है, और जिस तरीके से नकल माफियाओं ने इस परीक्षा को बिल्कुल हाईजैक करके रखा हुआ था, हम लोगों में बिल्कुल निराशा का भाव था, क्योंकि पेपर पहले से ही लीक हो चुका था पूर्णतः, और इसे हम मेहनती बच्चों का हक मारा जा रहा था, जिसे हमारे सीएम साहब ने संज्ञान में लिया है और हमारी बात को सुना है। जो सरकार ने फैसला लिया है उसका हम बहुत स्वागत करते हैं, और अपने सीएम साहब योगी आदित्यनाथ जी का बहुत तहे दिल से अपना स्वागत करते हैं, क्योंकि इसमें जो युवा पढ़ने वाला था उसके साथ अन्याय हो रहा था। विद्यार्थियों के लिए और शिक्षकों का बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि उनकी वजह से ये जो पेपर जो हमारा लीक हुआ था वो कैंसिल हो गया। तो सभी हम लोग में बहुत उत्साह है कि हमें दोबारा देने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा हम लोग प्रयास करेंगे कि इस बार तरीके से सरकार जो है एग्जाम कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई 6 महीने का वक्त दिया गया है, कोई बात नहीं है, 6 महीने में कराएं, लेकिन पारदर्शिता दिखाएं, जिसके लिए बाबा योगी जाने जाते हैं। आज वो फिर युवा के साथ में, उन युवा के पक्ष में निर्णय देके बहुत बहुत आभार उनका। सवाल यह है कि पेपर लीक किसने किया, पेपर लीक कहां से हुआ। इन सभी सवालों का जवाब तभी मिलेगा जब आप पेपर सेट होने से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का पूरा प्रोसेस समझेंगे। सरकार पेपर सेट करने की जिम्मेदारी एक एजेंसी को देती है, फिर वो एजेंसी पेपर को प्रिंट करवाती है। इसके बाद उसे सेफ हाउस में रखा जाता है, फिर एग्जाम से करीब 12 से 15 घंटे पहले जिले में पहुंचाया जाता है, और एग्जाम शुरू होने से कुछ घंटे पहले एग्जाम सेंटर पर पेपर पहुंचता है। अब ये पेपर इन्हीं में से किसी एक जगह से लीक हुआ है। ये किसी प्रिंटिंग प्रेस में छपा पेपर नहीं है, बल्कि पेपर देखकर सवाल को एक दूसरे पन्ने पर जवाब के साथ उतारा गया है। योगी सरकार एसटीएफ को टास्क दे चुकी है। पेपर लीक माफियाओं को पकड़ने के लिए एक्शन शुरू हो चुका है। चूंकि पेपर सोशल मीडिया पर लीक हुआ था, खासकर टेलीग्राम पर, तो उसे ट्रैक करना आसान नहीं है। परीक्षा रद्द किए जाने पर अभ्यर्थी योगी कर रहे हैं, तो कांग्रेस से लेकर अखिलेश यादव तक इसमें अपना वोट बैंक तलाश रहे हैं। इधर योगी ने परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया,
उधर राहुल ने इसे मुद्दा बना दिया। राहुल से लेकर बहन प्रियंका गांधी तक इसे चुनावी मुद्दा बनाने में जुटे। यूपी में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने यूपी में अपने सियासी पर्चे को बदल दिया। अब कांग्रेस यूपी में बीजेपी को हराने के लिए पेपर लीक को मुद्दा बनाने में जुट गई। पेपर रद्द किए जाने के बाद अब कांग्रेस खुद क्रेडिट ले रही। जिसने 6 किसानों को अपनी जीप के नीचे कुचला, उसके घर पे क्या बुलडोजर चला? जिसने महिलाओं के साथ अत्याचार किया, उसके घर पे बुलडोजर चला?